Hello everyone, welcome to Foot Talks. Real Madrid are once again La Liga champion, 36th La Liga done and dusted. Congratulations to each and every Madrista. मेरे ख्याल से यहाँ क्रेडिट देना बनता है सब प्लेयर्स को, उनको जिन्होंने बेंच से आके परफॉर्म किया। इतनी इंजरीज होने के बावजूद भी लड़कों ने जिस तरीके से स्टेप अप किया, और यहाँ पे बिलाशुबा आप कार्लो एंजेलोटी को भी क्रेडिट दें। जिस तरीके से इतनी सारी इंजरीज होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से टीम को जेल रखा, जिस तरीके से एक विनिंग मेंटेलिटी तो इंटैक्ट रखी। क्योंकि बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो कि वहाँ आके एक्सक्यूज़ बनाते हैं, बट कार्लो एंजेलोटी ने उन्हें एक्सक्यूज़ नहीं बनाया बल्कि एक टीम को एज ए यूनाइट किया। अब यहाँ पे मुझे कार्लो एंजेलोटी से मसला सिर्फ इतना है कि अगर आप पास 3 साल देखें तो हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हमेशा पैथेटिक रहा है, हमारा गेम प्ले हमेशा पैथेटिक रहा है। अब जैसा कि इस साल की एग्जांपल भी आप लोगों के सामने है, अगर आप देखें तो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हमने स्ट्रगल किया। जो गेम्स हमने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेले उनमें एटलेटिको मैड्रिड ने हमें बुरी तरीके से हराया। कोपा डेल रे का मैच आपके सामने है, किस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड ने हमें आउट क्लास किया। हम पिछले 3 सालों से जिस भी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं हम हमेशा सेकंड बेस्ट रहे, हमने हमेशा उनके अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। मेरा सिर्फ मानना ये है कि ठीक है, ला लीगा में अभी आपके अगेंस्ट शायद कम्पीट करने वाला कोई ना हो, लेकिन अगर आप चैंपियन लीग पे यहाँ जाते हैं तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट एटलीस्ट मैं तवक्को रखता हूँ कि आप 2-2 फुटबॉल खेलें, स्पेशली इन प्लेयर्स के साथ और इस मिडफील्ड के साथ। अभी अगर आप रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को देखें तो मेरे ख्याल से वी हैव द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड, बट आपने भी उस मिडफील्ड को क्या करना है कि जब आप मिडफील्ड डोमिनेट करने के बजाय आप उनको गेम चेस करवा रहे होते हो। और कार्लो एंजेलोटी का एक ये भी मसला है कि कार्लो एंजेलोटी यंगस्टर्स पे ज़्यादा रिलाय नहीं करते। अब अगर आप देखें तो मैं नहीं कह रहा कि यंगस्टर्स स्टार्ट ही करवा देना चाहिए डायरेक्ट, बट अगर आप 70-75 मिनट्स में 2-0 3-0 अप होते हो तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको रोटेशंस करनी पड़ेंगी। अब फेडे वेलवर्डे की एग्जांपल आपके सामने है कि फेडे वेलवर्डे ने सबसे ज़्यादा मिनट्स खेले हैं इस रियल मैड्रिड की टीम में। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको रोटेशंस करनी चाहिए और आपको मस्ट है रोटेशंस करना। बहरहाल एक ये लंबी डिबेट है तो इस पे ज़रा हम बाद में बात करेंगे, बट लेट्स डिस्कस अबाउट द ला लीगा। क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल से कार्लो एंजेलोटी को, जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स को यूटिलाइज किया, स्पेशली 3 ACL इंजरीज होने के बावजूद। अगर आप देखें तो जूड बेलिंगम को जिस तरीके से उन्होंने खिलाया, टीम में फिट करवाया, उनको जो एक नया रोल दिया, आप कह सकते हो कि फॉल्स नाइन का या एक ऐसा अटैकिंग मिडफील्ड का, या आप ये भी कह सकते हो कि उसको एक फ्री रोल दिया गया। तो उन्होंने उस मिडफील्ड उस पोजीशन का जूड बेलिंगम ने बाखूबी अच्छी तरीके से फायदा उठाया और उनकी परफॉर्मेंसेस हमारे सामने है। और मैं यहाँ पे स्पेशली बात करना चाहूंगा रूडिगर की, क्योंकि रूडिगर ने जिस तरीके से इम्प्रेस किया थ्रू आउट द सीजन, ही वाज अनबिलीवेबल। अगर हम पिछले सीजन की भी बात करें तो पिछले साल से ही वाज वंडरफुल, बट मुझे पता नहीं है कि मैन सिटी के गेम के अगेंस्ट उनको क्यों बेंच किया गया था, बिकॉज ही वाज लीथल, ही वाज अ बीस्ट। और अगर हम बात करें रूडिगर के इस साल के परफॉर्मेंसेस की तो मतलब उसने अकेले एक एज अ लीडर डिफेंस को चलाया। उसको कभी भी पता नहीं होगा कि उसके साथ डिफेंस में कौन खेलेगा, चाहे चौमेनी खेलेगा या नाचो खेलेगा या उसके साथ लूकस वाजगस खेलेगा। तो अगर आप अपनी पूरी बैकलाइन देखें तो आपकी बैकलाइन में चेंजेस होती रहती थी, उसके बावजूद भी रूडिगर ने जिस तरीके से डिफेंस को संभाला, इट इज अनबिलीवेबल एंड वी गॉट अ बीस्ट फॉर फ्री। और यहाँ पे मैं नूनन की बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि वो जब रियल मैड्रिड आए थे वो 3rd चॉइस गोलकीपर बन के आए थे रियल मैड्रिड में। और जैसा कि आपको पता होगा कि कार्लो एंजेलोटी उन पे कुछ ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, क्लब पे उन पे ज़्यादा कोई ट्रस्ट नहीं करता था, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड जो थी उन्होंने केपा को लेके आए लोन पे। बट आई थिंक क्रेडिट जाता है नूलन को कि जिस तरीके से उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और जिस तरीके से उसने खेल के दिखाया। आई थिंक नूलन का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल है रियल मैड्रिड में, और जिस तरीके से उसने कीपरिंग की, जिस तरीके से उसने हमें थीपो कोर्तुआ की जो कमी थी वो महसूस नहीं होने थी। अदर देन दैट अगर आप दूसरी टीम्स के फर्स्ट गोलकीपर्स को भी देखें तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप स्टैट्स की बात करें तो ला लीगा में हमने मोस्ट गोल स्कोर किए, मोस्ट क्लीन शीट्स है 18, और बेस्ट डिफेंस है ला लीगा में हमने सिर्फ 12 गोल्स कंसीड किए हैं। सो हर प्लेयर को क्रेडिट जाता है, स्पेशली मैं रूडिगर की बात करूंगा, डैनी कार्वाहाल की बात करूंगा और फर्लन मेंडी की बात करूंगा। जिस तरीके से वो इंजरी से वापस आए
और जिस तरीके से इन सब ने स्टेप अप किया, क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और जो नई साइनिंग्स हुई है उन्होंने बहुत अच्छा किया है रियल मैड्रिड के लिए। जूड बेलिंगम की अगर आप बात करें तो जूड बेलिंगम हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दिस सीजन फॉर रियल मैड्रिड। और यहाँ पे अगर जोसेलू की बात करें तो जोसेलू को भी जितने चांसेस मिले हैं उसने खुद को प्रूव किया है। हाँ, आप कह सकते हो कि उस तरीके से वो क्लिनिकल नहीं थे जिस तरीके से आप एक एज अ स्ट्राइकर को समझ सकते हो, बट यहाँ पे आप उनकी कंडीशन भी देखो कि आप एक 32 ईयर ओल्ड को स्पेनियल से लेके आ रहे थे, तो मेरे ख्याल से जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया। बाकी मैं देखता रहता हूँ कि जोसेलू को बहुत से लोग करीम बेंजेमा टाइप वो कहते हैं कि इन्वॉल्व नहीं होता, तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जोसेलू और करीम बेंजेमा दोनों डिफरेंट टाइप के स्ट्राइकर्स हैं। जोसेलू अपनी डिलीवरीज का वेट करते हैं बॉक्स पे, और अगर आप करीम बेंजेमा की बात करें तो वो इन्वॉल्व होते थे गेम प्ले में। तो हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों डिफरेंट टाइप के स्ट्राइकर्स हैं। अगर आप जोसेलू को चांसेस दोगे तभी जोसेलू स्कोर करेंगे, और मेरे ख्याल से उनका डिसेंट सीजन रहा है जिस तरीके से आप उनको लेके आए हो। और उनसे कोई इतनी खास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके 9 गोल्स हैं ला लीगा में। सो आई थिंक उन्होंने अच्छा किया है ला लीगा में इस सीज़न। उनको ज़्यादा नहीं बनता। बाकी अगर हम बात करें फरहान गार्सिया और अर्दा गुलेर की, तो इन दोनों को इतने चांसेस नहीं मिले। हालांकि मैं समझता हूँ कि फर्नैंड मेंडी की रिप्लेसमेंट फरहान गार्सिया होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो आप कमाविंगा को, एक मिडफील्डर को लेफ्ट बैक तो आर्जी तौर पे खिला देते हैं, लेकिन उससे उनकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से बेनिफिशियल नहीं है। तो वाइज डिसीजन यही होगा कि अगर फर्नैंड मेंडी इंजर्ड हो जाते हैं, किसी गेम में बाहर हो जाते हैं, तो कार्लो एंजेलोटी ट्रस्ट करें फरहान गार्सिया पे। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जो अपग्रेड हुआ है इस सीज़न, बहुत अच्छा प्लेयर हमने साइन किया है असेंसियो की जगह, वो है ब्राहिम डियाज। ब्राहिम डियाज ने जिस तरीके से असेंसियो को रिप्लेस किया, आई थिंक वो एक अपग्रेड ही है असेंसियो से, क्योंकि असेंसियो ACL इंजरी के बाद उनका कोई इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता था। बट अगर आप ब्राहिम डियाज को देखें तो ब्राहिम डियाज की हमेशा से कोशिश रही है कि वो बिल्डअप पे इन्वॉल्व हो, और उसकी हमेशा कोशिश रही है। कल भी उन्होंने कार्डिस किया कि बहुत ही अच्छा गोल स्कोर किया। सो आई थिंक ईच एंड एवरी साइनिंग जो भी हमने इस साल की, उन सब ने परफॉर्म किया अदर दैन फरहान गार्सिया और अर्दा गुलेर। बट मुझे पता है कि आपको रियल मैड्रिड में पेशेंस ज़रूरी होता है, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि आपको यंगस्टर्स को चांस देने पड़ेंगे, आपको रोटेशंस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट सीजन वुड बी लीथल, क्योंकि शायद किलियन एम्बापे भी नेक्स्ट सीजन आ जाएंगे। उसके अलावा एंड्रिक तो वैसे ही आ रहे हैं, लेनी यूरो से हम लिंक्ड है, और उसके अलावा भी एक आध प्लेयर से हम लिंक्ड है। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। एट द एंड कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी मैड्रिस्टा for the 36th La Liga title. But यहाँ पे job isn't over yet. We are yet to play Bayern Munich in the semi-finals at the Santiago Bernabeu, और मेरे ख्याल से फोकस जो है रियल मैड्रिड का वो उस गेम पे होना चाहिए, प्लेयर्स का फोकस उन गेम पे होना चाहिए। बाकी सेलिब्रेशन बाद में होती रहेंगी। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सीजन, और आप लोगों के मुताबिक हु इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट सीजन से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।